Good morning, student. Today we will discuss about how characters are represented in computer system. So let us start. How characters are represented. First one is ASCII, American Standard Code for Information Interchange. इसको अच्छे से याद कर लीजिए शॉर्ट फॉर्म और इसका फुल फॉर्म, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है और आपको ये डेफिनेटली एग्जाम के पेपर में मिलेगा. It is widely used alphanumeric code system and universally accepted for the computers. ASCII कोड जो होता है, ASCII कोड का हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पर, जब हमें कोडिंग करना होती है या जो सिस्टम होते हैं वो सिस्टम ASCII कोड के ऊपर ही काम करते हैं. ये एक अल्फान्यूमेरिक कोड होता है. अल्फान्यूमेरिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं और न्यूमेरिकल सिंबल्स भी होते हैं. ये It is 7-bit code and comprises 128 characters to represent standard keyboard characters, in which we have 26 small and capital letters of alphabet, 10 digits and 7 punctuation marks and various control characters. अब देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूं तो ये 7 बिट का कोड होता है. 7 बिट का कोड होता है मतलब इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया सकता है, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग कंप्यूटर्स के कंसेप्ट में हम लोग बाइनरी लैंग्वेज यूज करते हैं. मतलब यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट होते हैं, एक 0 और एक 1, जिसको हम लोग बीट बोलते हैं. तो यहाँ पर टोटल 7 बीट का ये कोड होता है. मतलब यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है? 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128 कैरेक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 बिट फॉर्म में या 7 बिट के कोड के अंडर में. अब अगर 128 कैरेक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो 128 कैरेक्टर्स को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं. इसमें से कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, फिर इसमें अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं. इन सभी का कॉम्बिनेशन मिलाकर 128 कैरेक्टर्स हम लोग हमारे सिस्टम में यूज़ करते हैं. और आपने भी कभी देखा हो, अगर कीबोर्ड पे ध्यान दिया हो, तो उसमें 128 कैरेक्टर्स मिनिमम हम लोग टाइप कर सकते हैं. अब मल्टीमीडिया के जो कीबोर्ड आते हैं उसमें और ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन ASCII कोड जो है वो 128 कैरेक्टर्स को क्या करता है? सपोर्ट करता है, या हम यूँ कह सकते हैं वो 7 बिट कोड होता है और 7 बिट कोड के ऊपर वो काम करता है. लेकिन अब जो ASCII कोड आने लगे वो 2 की पावर 8 आने लगे हैं. मतलब वहाँ पर हम लोग 256 कैरेक्टर्स को सपोर्ट कर सकते हैं. उसके बाद सेकंड वन इज इसकी ISCII. ये ASCII का ही जस्ट इंडियन फॉर्म है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. इन 1991 द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अडॉप्टेड द ISCII. 1991 में इंडियन ब्यूरो ने इस स्टैंडर्ड को क्या किया? अडॉप्ट किया. ISCII का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है. It is 8-bit code with 256 characters. यहाँ पर ये 8 बिट का होता है और इसमें टोटल 256 कैरेक्टर्स होते हैं. 256 कैरेक्टर्स कैसे होंगे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके बताया. 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 मतलब कितना हो जाएगा? 256 कैरेक्टर्स, which refers 128 characters of ASCII and rest 128 characters for Indian script. अब ये जो 256 कैरेक्टर्स है इसमें से 128 कैरेक्टर्स तो ASCII में ही यूज हो जाते हैं और बचे हुए 128 कैरेक्टर्स इंडियन स्क्रिप्ट में यूज किए जाते हैं. ISCII हैज बीन यूज्ड बाय IBM, एप्पल एंड अदर वेंडर फॉर डेवलपिंग देयर प्रोडक्ट फॉर इंडियन सोसाइटी. अब जितनी भी फॉरेन की कंपनीज है जो हमारे इंडिया के लिए अलग अलग सिस्टम जनरेट करती है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या अप्लायंसेस बनाती है, वो सारी कंपनीज इन ISCII कोड को क्या करती है? फॉलो करती है. क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उसको इंडियन मार्केट अवेलेबल हो उसके प्रोडक्ट के लिए, और हर कंपनी अपने डेवलपमेंट के लिए इंडिया आना चाहती है. तो ऑब्वियस है कि उसको यहाँ के लैंग्वेजेस के साथ फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो यहाँ के मार्केट पर अपनी पकड़ बना सके. तो इसकी जो है वो IBM, एप्पल और दूसरे जो वेंडर्स है जो अलग अलग प्रोडक्ट इंडियन सोसाइटी के लिए बनाते हैं, वो सारे वेंडर्स इसकी कोड का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं या उसको फॉलो करते हैं.
इट इज़ वाइडली यूज बाय इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कौन करता है? इंडियन गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है वो इनका यूज़ करते हैं हिंदी लैंग्वेज या गुजराती मराठी में अपने नोटिस या अपने डिपार्टमेंट में यूज़ किए जाने वाली वेबसाइट्स में इनका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। फॉर एग्जांपल NIC, इलेक्शन कमीशन एक्सेट्रा। NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर और इलेक्शन कमीशन, ये आपको पता है, तो इनमें भी किसका यूज़ किया जाता है? इसकी कोड का यूज़ किया जाता है ताकि जो लैंग्वेजेस के थ्रू लोगों तक अपनी पहुंच बनाई जा सके और लोगों से जुड़ा जा सके। फॉर देयर वेरियस IT प्रोजेक्ट, वो जितने भी IT प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसमें वो किसका यूज़ करते हैं? इसकी कोड का ही यूज़ करते हैं। दिस स्टैंडर्ड सपोर्ट देवनागरी हिंदी, गुरुमुखी, गुजराती, ओरिया, बंगाली, असमीज, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड तमिल स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सपोर्ट किए जाते हैं वो कौन कौन से, या इसकी के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस सपोर्ट की जाती है उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। एक तो देवनागरी जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं, गुरुमुखी मतलब ये संस्कृत होता है, गुजराती, ओरिया, बंगाली, असमीज, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और तमिल, ये सारी लैंग्वेजेस हम लोग हमारे सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ करते हुए? इसकी कोड का। इसकी कोड क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड कोड है फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये 8 बिट कोड होता है, मतलब 2⁸ मतलब 256 इसके अंदर क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं। जबकि इसके ऊपर हमने जो पढ़ा था वो आस्की कोड था। आस्की कोड में ये कितने बिट का होता है? 7 बिट कोड होता है, और यहाँ पे टोटल कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 2⁷ मतलब 128 कैरेक्टर्स। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इनके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है, आस्की और इसकी के ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए और आपको इसको अच्छे से पढ़ना भी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन, यूनिकोड। It is universal coding standard developed by Universal Consortium in 1991 and adopted by all the leader organizations like Apple, HP, IBM, Microsoft, SAP, Oracle and Sun etc. as a computing platform for their software applications. अब देखिए, अब दिक्कत ये है, इंडिया ने अपने लिए बना लिया ASCII, अमेरिका ने अपनी इंग्लिश लैंग्वेजेस के लिए बना लिया ASCII। वैसे जितने भी कंट्रीज है वो अपनी अपनी लैंग्वेज के लिए अलग अलग सिस्टम बना लेंगे, तो उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फिर इंडियन कंपनीज द्वारा बनाए गए सिस्टम किसी और कंट्री में चल नहीं पाएंगे, किसी और कंट्री के द्वारा बनाए गए सिस्टम हमारे यहाँ नहीं चल पाएंगे। तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमने एक कॉमन प्लेटफॉर्म यूज़ किया जिसको कहा जाता है यूनिकोड। और ये जो यूनिकोड है ये यूनिवर्सल कंसोर्टियम द्वारा बनाया गया है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली सारी लैंग्वेजेस इंक्लूड है, मतलब इसमें आपको करीब करीब सारी लैंग्वेजेस मिल जाएगी जो 10 लाख पीपल से ज़्यादा बोली जाती है, ऐसी लैंग्वेजेस। और ये जो सिस्टम है यूनिकोड, इसमें ये यूनिकोड आजकल सारे सिस्टम में आपको मिल जाएगा, और इसको एप्पल, HP, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, सेप, ओरेकल और सन, इसके अलावा भी करीब करीब सारी कंपनीज यूनिकोड सिस्टम को फॉलो करती है, क्योंकि एक बार यूनिकोड अगर आपके सिस्टम में है तो आपका सिस्टम सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। इट इज 2 बाइट कोड विच रिप्रेजेंट कंट्री एनकोडिंग एंड कैरेक्टर्स फॉर देयर स्क्रिप्ट। ये 2 बाइट कोड सिस्टम होता है जो कंट्री की एनकोडिंग और कैरेक्टर्स जो उनकी स्क्रिप्टिंग होती है उन दोनों को चीज़ों को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यूनिकोड सपोर्ट इंडियन स्क्रिप्ट इंक्लूडिंग देवनागरी, बंगाली, गुरुमुखी, गुजराती, ओरिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम। जो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि हमारे यहाँ पे जो मेजर लैंग्वेजेस बोली जाती है वो मेजर लैंग्वेजेस सारी आप जो इंडियन स्क्रिप्ट में काउंट होती है, ये सारी इंडियन स्क्रिप्ट कहाँ पे मिल जाएगी? आपको यूनिकोड के अंदर मिल जाएगी। द एडवांटेजेस ऑफ यूनिकोड आर, and Unicode enables a single software product or website as to be multiple platform for their different countries languages without redesigning it. Unicode जो है वो एक सिंगल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है जो वेबसाइट के प्लेटफॉर्म पर भी क्या है, अवेलेबल है, और अलग अलग कंट्रीज की जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है
उसको क्या किया गया है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट के अंडर में लाया गया है। मतलब यहाँ पे आपको केवल एक सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में होता है, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके सिस्टम में सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। और सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने से क्या होता है कि आप अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ते। इट अलाउ डेटा टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू मेनी डिफरेंट सिस्टम विदाउट एनी इनकम्पेटिबिलिटी। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी अलग कंट्री में है, उसने अपना डॉक्यूमेंट अलग लैंग्वेज में टाइप किया है, और वो लैंग्वेज अगर मैं इंडिया में रहकर उस लैंग्वेज को मैं पढ़ना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ, तो डॉक्यूमेंट मेरा सिस्टम भी सपोर्ट करेगा। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, लैंग्वेजेस पोर्टेबल हो गई है। पोर्टेबल होने का मतलब है कि किसी भी लैंग्वेज में आने वाला डॉक्यूमेंट मैं अपने सिस्टम पर ओपन कर सकता हूँ। मुझे उनको ओपन करने के लिए कोई दूसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर अपने सिस्टम के थ्रू उस लैंग्वेजेस को भी क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, और उसको भी मैं रीड आउट कर सकता हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम पहले होती थी कि किसी दूसरी लैंग्वेज में आया हुआ लेटर पढ़ने के लिए या आपको देखने के लिए आपको क्या करना होता था, एक दूसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता था। आपके सिस्टम में ऑलरेडी सॉफ्टवेयर होते थे, लेकिन दूसरी लैंग्वेज में आए हुए डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए आपको उस लैंग्वेज का कोई सॉफ्टवेयर जो है वो आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता था। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। अब आपके सिस्टम में किसी भी लैंग्वेज में अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास आता है तो आप उसको इजीली बिना कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए, इंस्टॉल किए, आप उसको रीड कर सकते हैं। यूनिकोड इज सपोर्टेड बाय मोस्ट ऑफ द ओएस एंड एप्लीकेशन। और ऑब्वियसली इतनी अच्छी फैसिलिटी अगर हमें यूनिकोड प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है या यूनिकोड है, ये कोडिंग सिस्टम जो है, इसको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। या जितनी एप्लीकेशंस है वो यूनिकोड को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है, ताकि उस एप्लीकेशन में आने वाली लैंग्वेजेस इजीली समझी जा सके, देखी जा सके, और उसको अकॉर्डिंग आउटपुट दिया जा सके या जनरेट किया जा सके। अब इसके बाद हमारे पास है फॉन्ट। व्हाट इज फॉन्ट? फॉन्ट refers to the set of displayable text, characters, limbs having specific style and size. फॉन्ट क्या होते हैं? फॉन्ट एक प्रकार का डिस्प्लेबल टेक्स्ट होता है या कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स को हम लोग ग्लिम्स भी बोल सकते हैं। तो फॉन्ट क्या होते हैं? डिस्प्लेबल टेक्स्ट होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक स्टाइल होता है या उनकी कुछ ना कुछ साइज होती है। स्टाइल और साइज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ये क्या कहलाता है? फॉन्ट कहलाता है। बेसिकली अ फॉन्ट इज द रिसोर्स फाइल फॉर डिस्प्लेइंग और प्रिंटिंग कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस स्क्रिप्ट ऑन स्क्रीन और प्रिंटर। अगर हम लोग बेसिकली या टेक्निकली अगर हम लोग बात करें तो फॉन्ट क्या होता है? एक रिसोर्स फाइल होती है। और ये रिसोर्स फाइल क्या करती है? आपके जो जो कैरेक्टर है जो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं उनको प्रिंट करने का काम करती है। और ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के या स्क्रिप्ट के हो सकते हैं। और इसको कहाँ प्रिंट किया जाता है? या तो आपके स्क्रीन पे, ताकि आप इसको पढ़ सको, इसके ऊपर रिएक्ट कर सको, या इसको प्रिंटर में प्रिंट किया जाता है ताकि हमें एक हार्ड कॉपी मिल सके। वेरियस कैटेगरी ऑफ फॉन्ट आर अवेलेबल। अब अगर हम लोग फॉन्ट के टाइप्स की बात करें तो हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के फॉन्ट अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज पोस्ट स्क्रिप्ट फॉन्ट डेवलप बाय एडोब। एक होता है पोस्ट स्क्रिप्ट फॉन्ट जिसको एडोब ने क्रिएट किया है। सेकंड होता है ट्रू टाइप फॉन्ट। ये जो फॉन्ट है इसको डेवलप बाय एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट, इसे एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। और थर्ड वन इज ओपन टाइप, इसे ओपन सोर्स कम्युनिटी ने क्या किया है? डिज़ाइन किया है। तो ये तीन टाइप के फॉन्ट अब हमें डिटेल में वन बाय वन पढ़ना है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर। और अभी तक हमने जितना पढ़ा है, मतलब व्हाट इज फॉन्ट तक, इसको आप लोग पढ़िए, कोशिश करिए कि आप इनको समझने की कोशिश करें, इसके नोट्स बनाइए। कुछ डाउट्स अगर आपको आते हैं तो वो पूछिए, और कुछ प्रॉब्लम है तो शेयर कीजिए। क्योंकि जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं, प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी, डाउट्स नहीं बनेंगे। तो पढ़ने की आदत डालिए, और कुछ डाउट्स अगर आते हैं तो हमें कॉल करिए, मैसेज करिए, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और आप अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सकें।
What is font? We have already learned in the last video. So today we will discuss about the description of the types of font. So first one is true type fonts, types of font. First one is true type fonts, or we can say it is a TTF font. TTF are developed by Apple and Microsoft. It is 8-bit structure widely used in the Windows and Mac OS. TTF फ़ॉन्ट जो होते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू टाइप फ़ॉन्ट, आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आपको बोलते हुए आ रहा हूँ, हमारे ये सेकंड चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा और मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि फुल फॉर्म और उनके शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, क्योंकि वो पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में अधिकतर इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। TTF को हम लोग बोलते हैं ट्रू टाइप फ़ॉन्ट। अब TTF जो है इसको किसने डेवलप किया? एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ने, और इट इज़ अ 8-bit स्ट्रक्चर वाइडली यूज इन विंडोज़ एंड मैक ओएस। ऑब्वियस है कि अगर इसको एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया तो इनका यूज़ भी कहाँ पे होगा? विंडोज़ में होगा और मैक के ओएस में होगा। अब ये कैसा होता है? 8-bit का स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ इजीली मैनेजेबल फाइल विच स्टोर्स ऑल द कंसर्न इंफॉर्मेशन फॉर प्रीव्यूइंग एंड प्रिंटिंग टेक्स्ट। अब ये जो फाइलें क्रिएट की गई एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, उन्होंने इसको इस प्रकार से क्रिएट किया, इस प्रकार का इसका मैनेजमेंट रखा कि इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, जो भी टेक्स्ट हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं या उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं। तो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ने फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए इस टाइप की फाइल्स को क्रिएट किया, जिसको हम लोग ट्रू टाइप फ़ॉन्ट्स के नाम से जानते हैं। इट इज़ नॉट क्रॉस प्लेटफॉर्म दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ओल्डर वर्जन ऑफ प्रिंटर्स। अब ये जो फाइल है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं करती। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई पुराना प्रिंटर अगर लेके आते हैं तो पुराने प्रिंटर में इससे बने हुए जो फ़ॉन्ट होंगे वो प्रिंट नहीं हो पाएंगे, वो कुछ और सिंबल आपको रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर प्रिंटर जो पुराने हैं वो वर्क नहीं कर पाते। नेक्स्ट वन इज़ ओपन टाइप फ़ॉन्ट, और वी कैन से इट इज़ अ OTF। The OTF are extension of TTF and implemented in 16-bit। OTF जो है वो TTF का ही एक्सटेंशन है, मतलब ट्रू टाइप फ़ॉन्ट जो थे उसी को एक्सटेंड करके क्या बनाया गया? ओपन टाइप फ़ॉन्ट या OTF। The OTF are extension of TTF and implemented in 16-bit। अब इसमें क्या नया था या क्या एक्सटेंशन किया गया? तो जो पुराना हमने TTF पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि वो 8-bit का स्ट्रक्चर था, और ये कितने बिट का है? 16-bit का स्ट्रक्चर है। दे अलाउ अ लार्ज ग्लिम्स सेट यूजिंग यूनिकोड एनकोडिंग। अब जब इस स्ट्रक्चर को क्रिएट किया गया तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्लिम्स का यूज़ किया गया। ग्लिम्स का मतलब अपन ने अभी लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। ग्लिम्स मतलब होता है सेट ऑफ फॉन्ट, उनका यूज़ किया गया, और उसके लिए इन्होंने किसको यूज़ किया? यूनिकोड एनकोडिंग को। यूनिकोड भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यूनिकोड के अंदर पूरे वर्ल्ड के जितने भी कैरेक्टर्स स्क्रिप्टिंग होती है वो सारी अवेलेबल है। OTF कंटेंट डेटा इन द टेबल फॉर्मेट अलॉन्ग विद द ग्लिम्स सेट। OTF के अंदर जितना भी डेटा है वो टेबल के फॉर्मेट में होता है, और उसी के साथ उनके ग्लिम्स सेट भी लिखे होते हैं। इट कैन सपोर्ट 65,536 ग्लिम्स विद द मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटी विद इन वन फॉर्मेट। अब इसके अंदर टोटल कितने ग्लिम्स है? 65,000, मतलब करीब करीब 65,536, और इसमें मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटी है। मल्टीलिंगुअल का मतलब है कि इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस के आपको कैरेक्टर सेट मिल जाएंगे, और वो भी किसमें? ओनली इन द वन फॉर्मेट। इट इज़ इजीली मैनेजेबल, क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड इजी टू रीड एंड ऑफर बेटर क्वालिटी। अब ये ज़्यादा मैनेजेबल है, क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। जैसे अभी हमने लास्ट वाला जो TTF पढ़ा था वो क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन ये क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। इजी टू रीड, इसको इजीली आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो। एंड ऑफर बेटर क्वालिटी, यहाँ पर आपको क्वालिटी भी कैसे मिलती है? अच्छी क्वालिटी के आपको फ़ॉन्ट मिलते हैं, और इस कारण से हम लोग अभी सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ करते हैं। नॉट ऑल द एप्लीकेशन सपोर्ट द एक्सटेंडेड फीचर्स। जितनी एप्लीकेशन जो पुरानी हैं वो इसके एक्सटेंडेड फीचर्स को सपोर्ट नहीं कर पाती। क्लियर है? तो ये अभी हमने दो टाइप पढ़े फ़ॉन्ट्स के, एक TTF और एक OTF। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप जो होता है स्टैटिक फ़ॉन्ट। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कि फ़ॉन्ट का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है,
तो ये दो टाइप का होता है, पहला होता है स्टैटिक फ़ॉन्ट और दूसरा होता है डायनामिक फ़ॉन्ट। तो जो स्टैटिक फ़ॉन्ट होते हैं, द कैरेक्टर्स आर डिज़ाइन एंड डिजिटाइज्ड एंड देन स्टोर्ड इन अ फ़ॉन्ट फाइल। जो कैरेक्टर्स होते हैं स्टैटिक फ़ॉन्ट के अंदर, उनको हम लोग डिज़ाइन करते हैं, डिजिटाइज करते हैं एंड देन स्टोर्ड इन अ फ़ॉन्ट फाइल, और उसके बाद कहाँ पर रखते हैं, फ़ॉन्ट फाइल के अंदर। एवरी टाइम व्हेन प्रिंटिंग टेक प्लेस द सेम कैरेक्टर विल अपीयर विद द सेम शेप। और जिस शेप में उसको डिज़ाइन किया गया था या डिजिटाइज्ड किया गया था, जब भी हम लोग प्रिंटिंग का टास्क परफॉर्म करते हैं तो वो कैरेक्टर एज इट इज़ उसी शेप में, उसी साइज़ में हमारे सामने आते हैं। जैसे ये फिक्स फ़ॉन्ट होते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन। अगर आपने वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल वगैरह चलाई हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि टाइम्स न्यू रोमन, उसके अंदर ऑप्शन पहले से होता है, एरियल होता है, कोरियर होता है, और भी बहुत सारे स्टैटिक फ़ॉन्ट होते हैं जो उसमें पहले से प्री डिफाइन होते हैं और उनकी एक फ़ाइल कम्प्लीटली बनी हुई वहाँ पर रखी हुई होती है। और उन फाइल के बेसिस पर ही क्या होता है, आपके जो फ़ॉन्ट है वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, स्टैटिक फ़ॉन्ट हो गए, जो पहले से आपके पास अवेलेबल होते हैं। इनका साइज़ और शेप पहले से फिक्स होता है। और उसके बाद हम लोग सेकंड पे आते हैं, डायनामिक फ़ॉन्ट। द कैरेक्टर्स आर रीडिफाइंड एट इट्स ऑकरेंस रादर देन स्टैटिक अपीयरेंस। डायनामिक फ़ॉन्ट से भी आपको नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो बार बार रीडिफाइन होते रहते हैं जितनी बार उनकी ऑकरेंस होती है, जबकि स्टैटिक फ़ॉन्ट में ऐसा नहीं होता था। तो स्टैटिक फ़ॉन्ट के कंपेयर में जो डायनामिक फ़ॉन्ट होते हैं वो बार बार रीडिफाइन होते हैं, बार बार उनकी ऑकरेंस के साथ साथ वो चेंज होते रहते हैं। ऑल द हैंड रिटन फ़ॉन्ट सच एज कैलीग्राफिक लेटर्स एक्सेट्रा बिलोंग टू दिस कैटेगरी। जितने भी हैंड रिटन फ़ॉन्ट होते हैं, कैलीग्राफिक लेटर्स होते हैं, वो सारे इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि कैलीग्राफिक लेटर्स जो होते हैं वो टाइमली चेंज होते रहते हैं, और टाइमली चेंज होते रहते हैं इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डायनामिक फ़ॉन्ट कहा जाता है। बिकॉज इच टाइम व्हेन दे आर जनरेटेड फ़ॉन्ट शेप में डिफर टू प्रीवियस वन। और इसको डायनामिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जितनी बार इन फ़ॉन्ट को जनरेट किया जाता है उतनी बार उनके शेप और साइज़ में चेंज आ जाता है। मतलब यहाँ पर जो फ़ॉन्ट है वो किस टाइप के हो जाते हैं, डायनामिक हो जाते हैं। इसी कारण से इसको डायनामिक फ़ॉन्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। ये भी हमने टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट देखे। अब हम लोग बात करते हैं इंडियन लैंग्वेज टेक्स्ट एंट्री की। इंडियन लैंग्वेज टेक्स्ट एंट्री होता क्या है? मैनी सॉफ्टवेयर टूल्स हैज़ बीन डेवलप्ड टू फैसिलिटेट द इंडियन लैंग्वेज टेक्स्ट। अब अगर हम लोग इंडियन लैंग्वेज को टाइप करना चाहते हैं या उसके एंट्री इनपुट में एज अ देना चाहते हैं तो हमें दो टाइप के एंट्री लेवल हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एक होता है फोनेटिक टेक्स्ट एंट्री और एक होता है की मैप बेस्ड एंट्री। फोनेटिक टेक्स्ट एंट्री के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, इन फोनेटिक एंट्री द ट्रेडिशनल क्वालिटी कीबोर्ड इंग्लिश इज यूज बट इंडियन अल्फ़ाबेट आर रिटन फोनेटिकली, दैट इज द वे दे साउंड। The combination of the keys are used to represent more characters by transliteration. For example, Google Hindi input software, you can type Indian word in English script and tool will automatically convert it corresponding language words. It is supported by many search engines, social networking sites, Orkut, Facebook, etc. and many websites, Blogger, Gmail, etc. Bharatiya OOO is also widely used for phonetic text typing. अब देखिए यहाँ पर जो फोनेटिक टेक्स्ट टाइपिंग एंट्री की बात की जा रही है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें हमारे पास एक ट्रेडिशनल क्वालिटी कीबोर्ड ही होता है जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, और उसके अंदर हम लोग इंग्लिश में ही, मतलब इंग्लिश स्क्रिप्ट में ही हिंदी के वर्ड्स टाइप करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मुझे कुछ हिंदी में लिखना है, मैं चाहता हूँ कि टाइप हिंदी में हो लेकिन कीबोर्ड में इंग्लिश का ही यूज़ करूँ, तो मैं फोनेटिक टेक्स्ट एंट्री का यूज़ करूँगा। अब इसके अंदर क्या होगा कि मुझे इंग्लिश में ही टाइपिंग करना होगी और वो बाय डिफ़ॉल्ट किस में कन्वर्ट होता जाएगा, हिंदी में टाइप होता जाएगा। मतलब मैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते हुए टाइप करूँगा। तो इस प्रकार से जैसा मैं साउंड कर रहा हूँ उसी प्रकार से वो क्या होगा, टाइप भी होता चला जाएगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ आर यूज टू रिप्रेजेंट मोर कैरेक्टर्स। यहाँ पे हम अलग अलग कीज़ के कॉम्बिनेशन के साथ
और ज़्यादा कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और ट्रांसलिट्रेशन एक मेथड होती है जो जनरली गूगल या हिंदी इनपुट सॉफ्टवेयर ये कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, आप जैसे ही इंडियन वर्ड्स को इंग्लिश में टाइप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपकी करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फोनेटिक टेक्स्ट एंट्री कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। इस कंसेप्ट में क्या हो रहा है, आपको जो कीबोर्ड है वो तो कौन सा यूज़ करना पड़ रहा है, इंग्लिश कीबोर्ड ही यूज़ करना पड़ रहा है, लेकिन उसमें जो टाइपिंग हो रही है, जो कैरेक्टर्स टाइप होकर आपको आउटपुट में दिखाई दे रहे हैं, वो सारे कैरेक्टर्स कैसे हैं, हिंदी के हैं, या जो पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप टाइप करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, फोनेटिक टेक्स्ट एंट्री यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है। अब इसको हेल्प करने में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, इवन गूगल भी ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, गूगल ट्रांसलेशन एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू क्या करते हैं, इंग्लिश में टाइप करते हैं, हमें हिंदी में उसका जो भी ट्रांसलेशन होता है वो मिलता चला जाता है। या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप लोग इंग्लिश स्क्रिप्ट के वर्ड्स टाइप करेंगे लेकिन वो इंडियन वर्ड्स में क्या होंगे, प्रिंट होंगे। तो ये जो कंसेप्ट है ये फोनेटिक टेक्स्ट एंट्री में आता है और इसको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे इंजन है। मतलब अगर हम लोग आजकल की बात करें तो जितनी वेबसाइट है, जितने नेटवर्किंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स है या जितनी भी वेबसाइट है वो सारी इस कंसेप्ट को यूज़ करती है। क्योंकि आजकल जो ब्लॉग आप लोग देखते हैं, जीमेल हो गया, फेसबुक हो गया या आपका इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इन सब पे आपको हिंदी में लिखे हुए, गुजराती में लिखे हुए, मराठी में लिखे हुए सेंटेंसेस या पूरे पैराग्राफ मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल है, फोनेटिक टेक्स्ट एंट्री के कारण, क्योंकि सभी के पास ऐसा कीबोर्ड होना पॉसिबल नहीं है जिसपे हिंदी के कीवर्ड हो या किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के कीज़ हो। तो उस कारण से हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फोनेटिक टेक्स्ट एंट्री कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। तो ये हमें काफ़ी हेल्प करता है ताकि हम लोग हमारी लैंग्वेज में कुछ भी टाइपिंग वर्क कर सकें। और सेकंड कंसेप्ट होता है की मैप बेस्ड एंट्री। इन की मैप एंट्री मैपिंग एंड कीबोर्ड्स कीज टू कैरेक्टर इज अरेंज सो दैट द की मैप रिप्रेजेंट टू इंडियन लैंग्वेज सेट। अब देखिए, अब अगर आपको की मैप बेस्ड एंट्री का यूज़ करना है तो यहाँ पर हमें कीबोर्ड के कैरेक्टर्स को इस प्रकार से अरेंज करना होता है ताकि हम लोग डायरेक्टली हिंदी, अगर मैं जैसे हिंदी की बात करूँ तो अगर मुझे हिंदी टाइप करना है तो मुझे हिंदी के कीबोर्ड जो कीबोर्ड के ऊपर जो कीज़ होगी पर्टिकुलर, उनको क्या करना होगा, उनका कॉम्बिनेशन बनाना होगा। मुझे उस सॉफ्टवेयर को इस प्रकार से यूज़ करना होगा कि मैं डायरेक्टली हिंदी ही टाइप करूँ और हिंदी ही प्रिंट हो। ठीक है, तो इसे कहा जाता है की मैप बेस्ड एंट्री। इंडियन लैंग्वेज की मैप और इन स्क्रिप्ट की मैप इज इम्प्लीमेंटेड बाय की मैप टेबल कंटेनिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांसलेशन। अब इसके लिए भी सॉफ्टवेयर आते हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जब आप इनको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम में तो आपका जो सिस्टम है, जो कीबोर्ड है वो दिखाई आपको इंग्लिश कीबोर्ड ही जैसा रहा है, क्वालिटी कीबोर्ड ही है, लेकिन उसमें उनके कीज़ के प्रेस होने के साथ साथ ही क्या होने लगता है, आपके जो वर्ड है वो हिंदी के ही टाइप होते हैं और हिंदी में ही आपको दिखाई भी देते हैं। तो इस टाइप की जो एंट्री होती है वो क्या कहलाती है, की मैप बेस्ड एंट्री। मतलब आप इसको इस प्रकार समझ सकते हो कि आप हिंदी में टाइपिंग कर रहे हैं और हिंदी में प्रिंट हो रहा है, वो की मैप बेस्ड एंट्री में आ जाएगा। और फोनेटिक टेक्स्ट एंट्री में क्या होगा, आप लोग इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं और वो हिंदी में प्रिंट हो रहा है। क्लियर है। तो ये दो मेन डिफरेंस होते हैं जब हम लोग इंडियन लैंग्वेज को इनपुट में देना चाहते हैं या उसको प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक तरीके हो गए इंडियन लैंग्वेज टेक्स्ट एंट्री के लिए। और ये तरीका आपसे पूछा जाता है कि इंडियन लैंग्वेज को हम लोग किस प्रकार से सिस्टम पे ला पाते हैं या उसको प्रिंट कर पाते हैं। तो आपको ये दो तरीके बताना आना चाहिए। एक होता है फोनेटिक टेक्स्ट एंट्री, एक होता है की मैप बेस्ड एंट्री। और इन दो मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी जो इंडियन लैंग्वेजेस है, मैंने अभी केवल हिंदी की बात की, आप हिंदी के अलावा इसमें गुजराती, मराठी, तमिल, बंगाली, ये सारी लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं और टाइपिंग वर्क अपना परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। हम जो पढ़ रहे थे इंडियन लैंग्वेज टेक्स्ट एंट्री, ये सेकंड चैप्टर था हमारा पूरा, यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उन 2 चैप्टर्स को पढ़िए। प्रॉब्लम्स जब डाउट आते हैं या प्रॉब्लम्स आती है तो शेयर करिए
प्रॉब्लम पूछिए। तो अब अपन जब नेक्स्ट लेक्चर बनेगा उसमें अपन थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वो जो चैप्टर है वो बहुत हद तक आप लोगों का पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, मतलब वो एक प्रकार से रिवीजन वाला पार्ट होगा। तो अपन अब उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं। थैंक यू।